हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज 14 नंबर लेक्चर है क्या? अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, पीछे के जो होमवर्क है, मुझे लगा था कि आप लोग का हो गया होगा, तो बीच में पीछे के होमवर्क भी एक एक दो दो डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आज पहले हम पढ़ा लेते हैं, तो लास्ट के जो 10 मिनट होंगे वो पीछे के जो आपके डाउट्स और होमवर्क होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डीपीपी होमवर्क भी है क्या आपका? मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया मुझे याद नहीं है। हो चुका है। आरएस हो चुका है। आरएस नहीं हुआ है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अच्छा, वो जो होमवर्क होगा वो ओपन करके आप रखेंगे, जैसे आप पीछे स्टार्टिंग से जीआई का एक होमवर्क होगा ना, या मेडिकल आइसोमर का होमवर्क होगा, तो एक एक करके वो होमवर्क आप जो है ओपन करके रखेंगे। ठीक है, आरएस डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम सीख चुके हैं, अब हमें सीखना क्या है बताओ? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे समझ में आता नहीं आप लोग को ये मेथड? सही है, ये आईपैड पे लिखा गया है, आईपैड पे इसके पीपीटी पे हाथ से लिखा गया, क्योंकि अगर मैं टाइप कराऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में डाउट होता है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ क्या मैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन, तो डीएल हो चुका है। ये तो इसका कोई काम ही नहीं, यहाँ पे डीएल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। मैंने यही भेजा अभी आपको क्या? धनराज जी जो भेजा वही आपने लगाया यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि बच्चों को अब आपके बारे में हमें ये बताया गया था कि सर आपको पढ़ाना नहीं है, जो मैं पहली क्लास दी गई थी। जब हमें बैच अलॉट हुआ, ये बताया गया कि सर वो सारे बच्चे 550 के ऊपर हैं, उनके सबके बेसिक एकदम स्ट्रांग है, अच्छे हैं, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, जल्दी जल्दी करना। हाँ, तो इसीलिए स्पीड जो होती है वो उसी हिसाब से वेरी हो जाती है। हमें पता होता है, एक्चुअली क्या है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं था, मेरा ही कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि हमें जो है इसमें कुछ सोर्स वाले बच्चे भी हैं। वो जैक लग गए हैं एप्लीकेशन। कौन कौन सोर्स वाला बच्चा? हाँ, सो है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बेसिस पर है, या आपका जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें जो नंबर आया था दोनों बेसिस पे? अच्छा, नीट के जो, अच्छा चलो, नो इशू, कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैंने बैच से फिल्टरिंग के लिए बोल दिया है, बैच से फिल्टर किए जाएंगे 8 8 10 बच्चे जो है वो बाद में अभी से कुछ ना कुछ बच्चे निकलेंगे। रियल कॉन्फ़िगरेशन था, उसे हर काइडल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बताया जा रहा था। वो जो ढेर सारे काइडल कार्बन था, जो बॉटम से ऊपर वाला काइडल कार्बन था, उसके आधार पे डीएल हम बताते थे। और व्हाट इज आरएस मेथड से हम हर काइडल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए आपको फिशर प्रोडक्शन फार्मूला बनाना जरूरी। अच्छा, डीएल जब भी आपको बताना हो, इस बात को याद रखना, बिना फिशर बनाए अगर आपने बताया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। अगर डीएल पूछा है तो पहले आपको फिशर बनाना पड़ेगा, याद रखना बेटा। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछे आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आर और एस का मतलब क्या होता है? आर ये जर्मन वर्ड है, रेक्टस, रेक्टस मतलब होता है क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड। ये लिखा है क्लॉकवाइज या क्या होता है? राइट हैंड साइड। और एस इज टेकन फ्रॉम वर्ड सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज या क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये आर मतलब क्लॉकवाइज हम मूवमेंट करेंगे, और एस मतलब किसका मूवमेंट करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम, अच्छा इसे हम डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर अगर वेस्ट डैश फॉर्म है वहां से भी बता सकते हैं, और 2D स्ट्रक्चर है, नॉन फिशर है दोनों से बता सकते हैं। मतलब वेस्ट डैश से भी बता सकते हैं और 2D से भी बता सकते हैं। रियल किससे बताते थे बताओ? हमेशा फिशर से बताते थे। 2D फिशर स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2D फिशर भी हो सकता है, 2D नॉन फिशर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। यहाँ पर 2D फिशर स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन फिशर स्ट्रक्चर, दोनों से बता सकते हैं, फिशर स्ट्रक्चर नॉन फिशर स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसे बताते कैसे? स्टेप टू डिसाइड आरएस, और दो रास्ते। अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, फिर से मैं शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले आरएस बताने के लिए हम क्या करते हैं, बस बेसिक बता रहा हूँ कैसे करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर दिया है, चाहे वो वेस्डेस दिया है, चाहे न्यूमैन दिया है, चाहे सॉहर्स दिया है, कुछ भी दिया है, हम हर स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में बदलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर इसको 2D स्ट्रक्चर में बदलना आपको आता है, तो आप जानते हैं कि ये COOH ऊपर होगा, CH3 नीचे होगा, और इस कार्बन पे जो ये OH अभी लेफ्ट साइड है, ये क्या चला जाएगा? राइट चला जाएगा। तो हम सबसे पहले जो 3D स्ट्रक्चर्स होंगे, जो भी 3D स्ट्रक्चर होंगे, 3D स्ट्रक्चर, अदर स्ट्रक्चर्स, उनको हम 2D स्ट्रक्चर में बदलेंगे। ये 2D स्ट्रक्चर फिशर भी हो सकता है और नॉन फिशर भी हो सकता है, यहाँ फिशर बनाना जरूरी नहीं है। फिर दूसरा क्या काम क्या करेंगे, कि काइडल कार्बन से जुड़े जो 4 ग्रुप हैं, OH, COOH, H और CH3, इन चारों ग्रुप का CIP मेथड से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, जो आप CIP मेथड में पढ़ते थे। CIP मेथड में क्या पढ़ते थे? फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखते थे, फर्स्ट एटम सेम हो तो सेकंड एटम के एटॉमिक नंबर देखते थे, सेकंड भी सेम हो तो थर्ड एटम के एटॉमिक नंबर से आप क्या करते थे? बताते थे, प्रायोरिटी डिसाइड करते थे। तो हम यहाँ इस काइडल कार्बन से जुड़े ये जो 4 ग्रुप हैं, इनका CIP मेथड से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। और इसमें जो पहला ग्रुप है, ये आप देखिए, पहला ग्रुप है इसमें एक एक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, दूसरा है OH, तीसरा है CH3 और चौथा है H। हाईएस्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप को हम क्या देंगे? 1 नंबर। लो प्रियोरिटी वाले ग्रुप को क्या देंगे? 2 नंबर। इसमें प्रियोरिटी किसकी ज्यादा होगी? इसमें फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, इसका सेकंड एटम इसका फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन है, लेकिन इसके सेकंड एटम के बेसिस पर इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, इसकी प्रियोरिटी क्या होगी? कम होगी। तो OH के बाद क्या होगा? COOH, उसके बाद क्या होगा? CH3, और सबसे कम प्रियोरिटी क्या होगी? H की। सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी वाले को 1 नंबर, लो प्रियोरिटी वाले को 2 नंबर, उससे कम वाले को 3 नंबर, सबसे कम वाले को क्या देंगे? पहले थ्री जो भी स्ट्रक्चर होगा, वेस्ट डैश न्यू मैन 3D जो भी होगा, उसको हम 2D में बदल देंगे। 2D में बदलने के बाद जो काइडल कार्बन का हमें आरएस डिसाइड करना है, उस काइडल कार्बन से जुड़े 4 ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप होगा उसे 1 नंबर देंगे, लो वाले को 2 नंबर, उससे कम वाले को 3 नंबर, उससे कम वाले को 4। इसमें जो चौथा है, फोर्थ प्रियोरिटी वाला ग्रुप है, इस अगर ये वर्टिकल लाइन पे है तब तो कोई बात नहीं, वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर नीचे, तब तो कोई बात नहीं है। और अगर ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो इसे हम वर्टिकल लाइन पे ले आएंगे। बाई मेकिंग, जब भी किसी ग्रुप की पोजीशन बदलेंगे तो याद रखिएगा, किसी भी कार्बन पे जब भी किसी ग्रुप की बदलेंगे तो हमेशा इवन इंटरचेंज करेंगे। आया समझ में? तो हम फोर्थ वाले को वर्टिकल लाइन पे लाएंगे, बाई मेकिंग इवन इंटरचेंज। तो जो नीचे होगा या वर्टिकल लाइन पे होगा वो 4 की जगह ले जाएंगे, फिर बचे हुए 2 ग्रुप की जगह भी आपस में चेंज कर देंगे। जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा उस रिजल्ट में हम मूव करेंगे। अब पहले लिख लीजिए, फिर बता रहा हूं, मैं ट्रिक बता रहा हूं, पहले एक बार पूरा स्टेप बता देता हूं, फिर मैं ट्रिक बता दूं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 1 से 2 से 3 मूव करेंगे। अच्छा, इसमें 4 को ढकते हुए, 4 को ढकते हुए क्या करेंगे हम लोग? मूव करेंगे। अगर ये मूवमेंट हमें क्लॉकवाइज नजर आए तो कॉन्फिगरेशन आर होगा, यदि ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आए तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? एस। अब स्टेप बताइए आप, बोलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कन्वर्ट एनी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर टू स्टेप 1, स्टेप 2, डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अटैच विद, बताओ, डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अटैच विद काइडल एटम बाय गिविंग नंबर 1 2 3 4। लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को 4 नंबर। नाउ कीप फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन,
वर्टिकल लाइन पे आप तो बॉटम या टॉप पे कहीं भी करो, वर्टिकल लाइन पे लाओ बाय मेकिंग इवन इंटरचेंज. नाउ मूव फ्रॉम 1 to 2 to 3. इफ दिस मूवमेंट इज क्लॉकवाइज देन कॉन्फिगरेशन विल बी आर. इफ दिस मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन कॉन्फिगरेशन विल एस. जैसे मैंने इसका निकाला. 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 2 मिनट. मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, मैं समझ गया हूं, मुझे डोंट वरी. मुझे तो बस बोलने का मौका दो, 2 मिनट और, है ना. इसमें क्या करेंगे, फिर से हमने इसको क्या किया, वापस 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट कर लिया, ये बना लिया. वही काम यहां पर भी किया. 4 को यहां पर हमारा डायरेक्शन कैसा रहा, एंटी क्लॉकवाइज. इसका कॉन्फिगरेशन हमें क्या था, एस. यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं आपको, आप चाहें तो 4 वाला जो है, अगर ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो भी आप डायरेक्ट घूम सकते हैं, लेकिन तब रिजल्ट उल्टा लिखना पड़ेगा. अगर आपको क्लॉकवाइज आता है, आर आता है, तो उसके स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, एस. और अगर एस आता है तो उसके स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, आर. मतलब फिर आपको इंटरचेंज नहीं करना. आया समझ में. तो स्टेप कौन-कौन सा हो गया बता दीजिए जल्दी. यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ ट्रिक अभी मैं बता दूंगा. तो स्टेप कौन-कौन सा है बता दीजिए आप लोग. स्टेप क्या रहा, स्टेप 1. एक दो स्टेप में क्या लिखने की जरूरत नहीं, आप मुझे बता दो जल्दी से. लिखूं या लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दूं, कर लेंगे, ठीक है. स्टेप 1. स्टेप 1. स्टेप टू डिसाइड आरएस. स्टेप टू डिसाइड आरएस. एक बार रूल लिख लो, बाकी आप ट्रिक यूज करना. फर्स्ट, कन्वर्ट 3D structure to 2D structure. Fisher or non-fisher both. Next, number 2. Decide priority of groups attached with chiral atom. Decide priority of group attached with chiral atom. And by giving number 1, 2, 3 and 4 respectively. ठीक है. Number 3. Keep fourth priority group on vertical line by making even interchange if जरूरी. जरूरत हो तो. और अगर मान लो वर्टिकल लाइन पे पहले से है तो लिखने की जरूरत है. इफ नेसेसरी. अच्छा बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट्सएप नहीं चलाते. इफ नेसेसरी, इफ नीड, है ना, जरूरत हो तो. अगला, चौथा, हाँ क्या लिखें फिर, हाँ नेसेसरी, ओके. इफ जरूरी, जरूरी नहीं, ठीक है. डिक्शनरी में ढूंढेंगे नहीं आप, है ना. जरूरी आपको लग रहा है, ठीक है. इसके चक्कर में हो गया. जरूरत तो होती ना, जरूरत है. अगला, नाउ मूव. अब घूमो फ्रॉम 1 to 2 to 3. नोटिस योर मूवमेंट, है ना. ये मूवमेंट, अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज हो आपकी तो क्या बोलेंगे, एस. ये फॉर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या बोलेंगे, एस. ओके. जरूरत तो नहीं थी इसको लिखने की, लेकिन आपने बोला तो मैं लिख दिया. हो गया. ये तो आपके पास नोट्स रहेगी. अब देखो ये हमने कर लिया. स्टेप टू डिसाइड आरएस हो गया, ये बन चुका है, ये हो चुका है. इसका ट्रिक ये भी है कि डायरेक्ट मेथड कैसे निकालेंगे. 2D स्ट्रक्चर है, फोर्स शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन. फोर्स को कहां होना चाहिए बताओ, वर्टिकल लाइन पे है. अदरवाइज मेक रिजल्ट अपोजिट. रिजल्ट को क्या कर लो, उल्टा. आर की जगह पे क्या कर दो, एस. एस की जगह पे क्या कर दो, आर. एक एग्जांपल भी कर लेते हैं. इसमें हमने सीआईपी मेथड से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे. तो इसमें ये जो आपका कौन होगा 1 प्रायोरिटी का, पीआर 1 प्रायोरिटी का, फ्लोरीन 2 प्रायोरिटी का, एसएस 3 प्रायोरिटी का, 4 वर्टिकल लाइन पे है तो जरूरी नहीं है. नाउ मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉन्फिगरेशन एस होगा. यहां पर हम सीआईपी मेथड से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो ओएच 1 होगा, कार्बोक्सिलिक 2 होगा, मिथाइल 3 होगा, ये 4. अब ये मूवमेंट हमें एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, ये उल्टा. तो इसका उल्टा अगर करेंगे तो याद रखिएगा यार, वैसे तो एस मिल रहा था, लिखेंगे हम आर. ठीक, यही वाला ऐसे ही आप डायरेक्ट बेस डैश के लिए कर सकते हैं. देखो सेम बेस डैश के लिए कर सकते हैं. यदि ये जो आपका फोर्थ ग्रुप है ये डैश लाइन पर है, फोर्थ ग्रुप शुड बी ऑन डैश लाइन. ये डैश लाइन पे होना चाहिए फोर्थ ग्रुप. तो आप डायरेक्टली आप घूम करके आंसर बता देना. और अगर डैश लाइन पर नहीं है तो या तो उसको इंटरचेंज करके डैश पे ला देना, या तो रिजल्ट को उल्टा कर देना. ठीक है. जैसे यहाँ पर 4 डैश लाइन पर है तो आप डायरेक्टली 4 को ढकते हुए आप 1 से 2 से 3 मूव कर जाओ, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4. आप डिसाइड कर लेंगे प्रायोरिटी ना. हेलो, सबको आ गया ना, है कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला बता दो. ठीक है. यहाँ पर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे बताओ. यहाँ पर एच होगा. अब या तो प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. हो गया. तो क्या होगा, अब इसको इंटरचेंज करिए या तो रिजल्ट उल्टा कर दीजिए, तो आंसर इसका क्या आएगा, एस. एक बात बता देता हूं, अगर सब कुछ सेम हो, मतलब लोग जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और CS2H सेम है और यहाँ पर ये OH वेज पर है, यहाँ OH डैश पे है, तो अगर एक इंटरचेंज माना जाएगा, क्योंकि वेज को डैश करना एक इंटरचेंज होता है, टॉप से बॉटम करना एक इंटरचेंज होता है, राइट से लेफ्ट करना एक इंटरचेंज होता है. तो एक इंटरचेंज में कॉन्फिगरेशन हमेशा क्या हो जाता है, चेंज. और अगर आपने 2 इंटरचेंज कर दिया तो कॉन्फिगरेशन सेम रहता है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप डायरेक्टली आप ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं. जैसे मैंने ये लिखा, ये था एग्जांपल, यहाँ पर OH वेज पर था, ये CHO, यहाँ पर CS2OH. हमने 2 इंटरचेंज कर दिया. पहला ये तो डैश कर दिया OH, और यहाँ पर CS2H को ऊपर कर दिया और CHO को नीचे. हमने 2 चेंज किया. पहला चेंज किया, जो वेस्ट था उसको डैश किया, जो टॉप का ग्रुप था उसको बॉटम किया, बॉटम वाले को क्या किया, टॉप. इसमें कॉन्फिगरेशन दोनों के सेम होंगे. ये अगर आर होगा तो ये भी आर. ये हम इसका इसे इंटरचेंज कर दिया, हम इसे ऐसे घुमा दिया. यहाँ पर इस प्रकार से बना रखा मैंने, मतलब ये वाला अगर यहाँ से कार्बन चेन बनाएंगे तो ये वाला जो कॉर्नर है ये इस साइड लेफ्ट साइड है, इसको हम ऐसे बना रही हूँ. ये भी एक इंटरचेंज माना जाता है. ये ईस्ट था, ये क्या था बताओ, वेस्ट था. यहाँ पर अगर हमने एक इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर जैसे यहाँ पे डैश कर दिया, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, यहाँ 2 इंटरचेंज माना जाएगा. समझ गए आप लोग, कौन इंटरचेंज हो गया बताओ यहाँ पर. हेलो. अच्छा देखो, अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आती, ठीक है OH. अब बताएं, अब यहाँ पर ये जो वेज था उस कॉर्नर पे हमने डैश कर दिया, साथ में जो लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ था उसको राइट लिख दिया, तो ये 2 इंटरचेंज होगा, ये कॉन्फिगरेशन सेम है. आया समझ में. इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, यहाँ पे हमने ये वेज पर ही OH लिख दिया और यहाँ CHO लिख दिया, ये CS2H. यहाँ एक इंटरचेंज माना, एक चेंज है. बोलो क्या चेंज है, जो इस कार्बन पे लेफ्ट है वो इस कार्बन पे कहाँ चला गया, राइट. तो ये अगर आर है तो ऑटोमेटिकली एस होगा. आप निकालो. आया समझ में आपको.
तो आप चाहे तो स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं। जैसे मान लिया कहीं पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3 है, किनारे चेंज कर दिए जाए तो एक इंटरचेंज होता है, वेज को डैश कर दिया जाए तो एक इंटरचेंज होता है। समझ में आ गया? तो जहां इवन इंटरचेंज नजर आए वहां कॉन्फिगरेशन हमेशा क्या रहता है, सेम। जहां ऑड इंटरचेंज नजर आए वहां कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ आर्य समझ में आ गया? ये कुछ होमवर्क है, आप इसमें आर्य डिसाइड करेंगे, कर लेंगे आप लोग डिसाइड। आप या तो इसका 2D बना लें या डायरेक्ट बना दें। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं चलो मेरे साथ करें, बाकी आप घर पे करिएगा। यहाँ पर हमने डैश लाइन पे H लिखा, यहाँ पर डैश लाइन पे क्या लिखा H, यहाँ पर डैश लाइन पर क्या लिखा H, यहाँ पर वेज लाइन पर क्या लिखा H। नाउ आपको एक का कॉन्फिगरेशन निकाल के दूसरे का अपने आप बता सकते हो। ये कार्बन मुझे बताओ, ये OH, ये H को ढको, ये OH 1 प्रियॉरिटी का है, CHO 2 प्रियॉरिटी का है, ये 3 प्रियॉरिटी का है, लेफ्ट टू राइट R। अब इसका आपको बताना, इसका ये क्या होगा, ये ऐसे लिखा हुआ, ये लेफ्ट है, कार्बन के लेफ्ट है, ये क्या है राइट है, तो एक इंटरचेंज माना जाएगा। ये S, ये क्या है R, ये क्या है बोलो, ये क्या है, इसमें दो इंटरचेंज, क्या इंटरचेंज है, एक तो लेफ्ट वाले कार्बन को राइट लिखा गया और ऊपर से वेज के स्थान पे डैश लिखा गया। आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो इस मॉलिक्यूल का जब भी आप नाम IUPAC नेम लिखेंगे एग्जैक्ट नेम होगा 2R 3S 4R आगे 5R, नाम होगा 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, जिसको डी ग्लूकोज भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है बताओ? डी ग्लूकोज वही होता है जिसमें याद रखिएगा 2R 3S 4R 5R। अब हम आपसे बोलें कि डी ग्लूकोज का ये फोटो है तो एस जो एल ग्लूकोज होगा उसमें क्या कन्फिगरेशन होगा, तो एल ग्लूकोज में सब कुछ उल्टा हो जाए। ये कौन सा ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज अगर है तो एल ग्लूकोज कभी भी आपसे पूछा जाए तो या तो इसका मिरर इमेज बना दो या तो कॉन्फिगरेशन उल्टा लिख दो। क्या लिखोगे यहाँ पर बता, 2S 3R 4S। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को? पक्का? क्या बेटा? हाँ, नहीं हम इस मॉलिक्यूल को ये नहीं कभी भी ओवरऑल नहीं कह सकते। ओवरऑल डीएल में कहा जाता है, इसमें ओवरऑल हम नहीं कह सकते। इसमें हमें जब भी इसका नाम लिखा जाएगा तो हमेशा क्या लिखेंगे 2R 3R, मतलब पूरा एग्जैक्ट हर कार्बन के कॉन्फिगरेशन को साथ में आपको दिखाना। मतलब यू हैव टू राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ ईच कार्बन विद उसके नंबर आप लिख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी को वेज डैश हमने बना दिया, बना लेंगे आप लोग। किसी एक कार्बन को डिसाइड कर लो, जैसे मान लिया आपको इस बीच वाले कार्बन का डिसाइड करना, ठीक है? कौन सा कार्बन हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। बीच वाले के बजाय थोड़ा ऊपर वाले को डिसाइड करूं तो ताकि आपको तो अरे चलो ये ले लो। ये कौन सा कार्बन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो C4 का आपको आरएस डिसाइड करना। तो आप C4 में देखो ऊपर जो ग्रुप है उसका फर्स्ट एटम कार्बन है, नीचे जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप है। इसका फर्स्ट एटम क्या है बताओ, कार्बन है, और नीचे जो पूरा ग्रुप है इसका फर्स्ट एटम कार्बन है। तो याद रखिएगा दोनों में कार्बन है। जो राइट वाला ग्रुप है इसका फर्स्ट एटम ऑक्सीजन होने की वजह से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी सबसे कम होगी, ये तो हमें कंफर्म है। अब हमें 2 और 3 डिसाइड करना है। तो ऊपर फर्स्ट एटम कार्बन है COH OH है, नीचे COH OH है, फिर और आगे बढ़ेंगे CHOH है, यहाँ पर CH2OH है, साथ में इसके साथ एक कार्बन अटैच है। तो ऊपर वाले का महत्व क्या हो जाएगा ज्यादा, नीचे का महत्व कम। तो CIP रूल के आधार पर आप बता सकते हैं यहाँ पर ये क्या होगा, ये पक्का ये 4 को वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो रिजल्ट को उल्टा करेंगे। तो अभी ये S वाला रास्ता बन रहा है, तो जैसे इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा R, तो 4R। अब आप बता सकते हैं कि इसमें ये 4R है, 4R है तो 5BR होगा, 3S होगा और ये आपका R होगा। ये डी ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर। पक्का? ऐसे कुछ क्वेश्चन तो कर लेंगे आप लोग, डिसाइड करके आएंगे आप लोग। थोड़े कठिन सवाल हैं क्योंकि इससे पहले मैंने जो कराए हैं वो तो आसान थे, जो आपके सीट में मिलेंगे वो सब आसान मिलेंगे, ये थोड़े कठिन है, हो सकता है आप गलती करें। तो आप लोग क्या एब्सेंट है, एक मैंने एक्स्ट्रा क्लास बुलाई थी उसमें कई सारे बच्चे एब्सेंट थे। एक दिन शाम को बुलाई थी और एक बच्ची सिर्फ आई थी, सिर्फ एक बच्ची आई थी और बाकी सारे लोग ऑप्शन थे। तो अगर आपको लेक्चर नहीं कंप्लीट है तो उस लेक्चर में पढ़ाई गई हर चीज आपसे गलत होंगी और वो क्वेश्चन जनरली वो चीज बताई गई जो लोग बताते नहीं है, जो बताया नहीं जाता। और वो आपको क्या खुश करने का तरीका होता है, बहुत आसान होता है आपको बेवकूफ बनाना। आपको जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में हम अपने नोट्स के क्वेश्चन आपसे करा दें और आपके नंबर आ जाए तो आप खुश हो जाते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, टेस्ट के क्वेश्चन हम क्लास में करा दें और टेस्ट के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाए और आपके नंबर आ जाए तो आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन वो नंबर आपके लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको पता नहीं वो कैसा आएगा, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अलग करना चाहिए। तो जनरली टीचर क्या करता है कि आपकी क्लास में कराने से पहले डीपीपी का सवाल टेस्ट में रहता है या वो सवाल रहता है जो वो दिया हुआ क्वेश्चन होता है, तो आप क्या उसको फट से आंसर लगा के आते हो, बोलते हो कुछ मजा आ गया, नंबर आ गया, लेकिन रियली में आपका ज्ञान नहीं बढ़ पाता और जब फाइनल एग्जाम में आप जाते हैं तो फिर आपके नंबर गड़बड़ जाते हैं। ये कोटा की टीचिंग का एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि आप अपने हाथ में एक फीडबैक नामक झंडा लेके चलते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो टीचर कहता है अच्छा तुम हमें फीडबैक से डरा रहे हो, हम तुम्हारा जीवन ही चौपट कर देंगे। क्या करेंगे, हम तुम्हारी क्लास के सारे क्वेश्चन पहले करा देंगे, जाओ करके आओ, फाइनल एग्जाम में देख लेना। आपको पता नहीं होता, फिर आप जो स्टेटमेंट जो पास करते हैं, ये जो जब एग्जाम हो जाता है तब आपके पास समझ में आता है यार असली पढ़ाई कौन सी थी। बाकी फीडबैक निकालना बहुत ही क्या होता है आसान। मेरे हम ट्रेनिंग कभी आपने देखा होगा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बहुत प्यार से ट्रेनिंग नहीं दिया। प्यार से कोई किसी को ट्रेन नहीं कर सकता, ट्रेनिंग तो चाबुक से ही मिलती है और चमकते तो वही बच्चे हैं। बाकी तो आप देखेंगे ट्रिक के माध्यम से आप 200 से 250 से 550 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से 550 से 650 नहीं पहुंच सकते। आप 3 साल कोचिंग कर लो, 4 साल की क्लास में बैठ जाए, नहीं पहुंच सकते जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी एग्जैक्टली तब तक। वो जो क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से आप वो जो है गलत करते हैं। मतलब आप समझे आपके 5-6 सवाल अगर केमिस्ट्री के गलत हो जाए, 5-6 सवाल आपके फिजिक्स के और बायो के मिला के 24-25 सवाल गलत हो गए तो आप 100 100 नंबर पीछे आ गए। 100 नंबर पीछे आने का मतलब आउट ऑफ रेस हो गए। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं 5-6 45 में से 5-6 सवाल क्या होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। दैट्स ऑल। चलो ठीक है कर लेना। यहाँ पर बताओ इसमें कैसे डिसाइड करेंगे। वैसे मैंने प्लान कर लिया, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा और जो बच्चे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस बैच को छोड़ दूं और मैंने बोल दिया। और इसमें हम इसका आरएस कॉन्फिगरेशन डिसाइड करना, ठीक है कैसे डिसाइड करेंगे। ओके यहाँ पर देखो एग्जैक्ट ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बन के जो लेफ्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है, इसमें ध्यान से देखिएगा एकदम सब कुछ समानता नजर आ रही है एकदम। इधर CH है, इधर CH है, इधर CH3, इधर CH है, इधर CH, इधर CH3। पक्का आया समझ में। इसमें कैसे डिसाइड करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। ये इधर सिस है, इधर ट्रांस है, वहां तो किसका ज्यादा होता है, सिस का महत्व ज्यादा। ये इधर Z है, इधर क्या है E है, वहां तो किसका ज्यादा होता है Z का, जबकि प्रायोरिटी E से क्या होती है ज्यादा। ये मैंने कहीं लिखाया क्या आपको, कहां लिखा है CIP रूल में। अब यहाँ पर डैश लाइन पे आपने हाइड्रोजन बना दिया, बोलिए तो इस कार्बन में क्लोरीन 1 प्रायोरिटी का है, ये 2 प्रायोरिटी का है, ये 3 प्रायोरिटी का है, ये 4 एंटी क्लॉकवाइज रास्ता बन रहा है, तो ये S कॉन्फिगरेशन। आया समझ में आपको। उस बैच की क्राइटेरिया हम डिसाइड करेंगे, हम किसको पढ़ाएंगे, हम जिसको ट्रेन करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी तो इस पे वर्क कर रहे हैं। तो आपके यहाँ और भी बहुत सारे टॉप लेवल के टीचर्स हैं, उनको तो पढ़ाएंगे। ओके अगला
नेक्स्ट यहाँ पर वो बच्चा आप खड़े हो, आप वो आपके बगल में, हाँ, आप मतलब मुझे काफ़ी गालियों से गुणगान कर रहे थे, आप भी कर रहे थे क्या? एक्चुअली सबसे अधिक कंप्लेंट, सबसे अधिक समस्या आप ही यहाँ पर बताएँ, इसमें कैसे हम बताएँगे? यहाँ पर ये देखो, इधर भी जेड है, इधर भी जेड है और इधर मॉलिक्यूल भी सेम है और जब मॉलिक्यूल भी सेम है तो ये काइडल एटम नहीं होगा। अच्छा, ये कार्बन काइडल, इसी मॉलिक्यूल का ये काइडल है, इसी मॉलिक्यूल का ये काइडल एटम, तो स्यूडो काइडल कार्बन कहा जाता है, ठीक है? अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे स्ट्रक्चर बनाएँ, यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड CH CH Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको काइडल कार्बन कहा। अब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में नहीं आई तो आप गाली थोड़ी दोगे, समझ में नहीं आई तो डाउट पूछो ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं समझ में, उसमें मेरी क्या गलती है? सबको समझ में आ गई, बात पूछो। आपके नंबर नहीं आएँगे तो उसमें मेरी क्या मिस्टेक? क्लास करोगे तो नंबर आएँगे। यहाँ पर इसमें काइडल कार्बन है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसके दोनों तरफ के पोर्शन, और अगर आपने किया होगा तो फिर आप पीडब्ल्यू में नहीं रहेंगे। ये आपस में क्या है? सेम। अच्छा चलो, ये काइडल नहीं, यहाँ पर बताओ ऐसे डिसाइड कर लोगे आप लोग? पक्का? ये आर है कि एस है? ये आर है कि एस है? कैसे डिसाइड किया? इसमें ये C2 पे OH, नहीं जल्दी में मत करो, आप भी जल्दी में मत करो और आप भी, आपने सही किया। यहाँ पर ये 1 है, ये 4 है, इसमें 2 ऊपर नहीं होगा, ये 2 ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, इसके साथ एक कार्बन, एक ऑक्सीजन जुड़ा, ये होगा आपका 2, ये होगा पक्का। तो अब ये कैसा मूवमेंट है बताओ? ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उल्टा ये S, तो ये होगा S पक्का, ये R, ये S होगा। जब सब कुछ सेम हो जाए, जब सब कुछ सेम होता है तो आर काइडल कार्बन का, अरे आर काइडल कार्बन का महत्व जो होता है वो एस से ज्यादा होता है, पता ना आप लोग? ये आपने शायद पढ़ा होगा। यहाँ पर सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सेम है कि नहीं? यहाँ पर बताओ, इसमें ऊपर का ग्रुप और नीचे ग्रुप एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, बस एक फर्क है, ऊपर एस कॉन्फिगरेशन है, नीचे आर। समझ में आ गया? तो इसका महत्व ज्यादा हो जाएगा। तो अब इस कार्बन पे क्या लिखेंगे? ये 2 पर ये 1 कार्बन होगा, ये 4 कार्बन होगा, ऊपर वाला क्या होगा बेटा? ऊपर 3 होगा, नीचे वाला 2 होगा। ये अब मोमेंट क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ये एस होगा। इसका आईयूपीएसी नेम एग्जैक्ट कैसे लिखें? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसमें हम 2 पोजीशन पे आर लिखें या एस लिखें? इसकी नंबरिंग ऊपर से होगी या नीचे से होगी? इसकी नंबरिंग हमेशा नीचे से होगी। तो जब भी आप लिखेंगे तो लिखेंगे 2R, आईयूपीएसी है, 3S, आगे क्या लिखेंगे? 4S। अगर मैंने इसका नाम ये लिखा होता, ये नाम इसके लिखा होता 2S, 3S एंड 4R, ये नाम रॉन्ग होता, बल्कि रिपीटेड नाम कहलाता है, इसका रिपीटेड नाम होता है, उसका सही नाम ये पक्का। नेक्स्ट, आर का महत्व ज्यादा होता है, याद रखना, आर का महत्व एस से क्या होता है ज्यादा, और जेड का महत्व ई से क्या होता है ज्यादा, यदि सब कुछ सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, एटम सेम होते हैं तो क्या बेटा? तो उसे अलग ग्रुप करेंगे। देखो, अगर एटम अलग हो जाए तो ग्रुप तो अलग हो गई होगा, और अगर एटम सेम हो, कॉन्फिगरेशन अलग हो जाए तो उसको अलग ग्रुप मानेंगे। एटम सेम हो, कॉन्फिगरेशन अलग हो जाए तो अलग ग्रुप मानेंगे पक्का। यहाँ पर एटम सेम था, कॉन्फिगरेशन अलग था, अलग ग्रुप हो गया। यहाँ एटम भी सेम, कॉन्फिगरेशन भी सेम। अच्छा, इसमें एक और बात करें ध्यान से, अगर मैं इसका नाम आपसे पूछूं, एक ये, हाँ, ये भी जैसे मैं ये पूछूं, इसमें बता, इस कार्बन कॉन्फिगरेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ, ये होगा एस, ये होगा एस। अब बताओ, ऊपर का पोर्शन, नीचे के पोर्शन सेम, सब कुछ सेम है, ये काइडल नहीं होगा, ये काइडल नहीं। अर्थात ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये CH2OH, CHOH, 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 और हमने क्या लिखा है यहाँ पर? CH2OH। ये ये लेफ्ट वाला, ये R होगा, ये R होगा तो ये काइडल नहीं होगा, ये S होगा, ये S होगा तो ये काइडल नहीं होगा, परंतु ये अगर R होगा, ये S होगा तो ये काइडल होगा। और जब काइडल होगा तो 2 ऑप्शंस होंगे, ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। तो इसके कुल 4 नेम लिख सकते हैं, 4 ऑप्शंस बनते हैं, इसके 4 आइसोमर्स बनते हैं, जो कि आगे हम आपको फ्यूचर में सिखाएंगे कैसे आइसोमर्स कैलकुलेट किया जाता है। पक्का कर लेंगे आप लोग? ओके नेक्स्ट, क्या? अब हाँ, अब कभी कभी भी पूछा जाए इसमें कुल कितने काइडल कार्बन है तो इसको काउंट करेंगे। इसको यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में टोटल काइडल एटम 3 बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये कार्बन कभी काइडल होता है तो स्यूडो काइडल कार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे बता? स्यूडो काइडल एटम। नेक्स्ट, अगला देखो, ग्रुप सेम है परंतु कॉन्फिगरेशन भी सेम होगा तो काइडल नहीं होगा, और कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होगा तो काइडल। मतलब इसके काइडलिटी पर संदेह है, ये काइडल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि क्या, ये एक नो काइडल, ये नो काइडल, नो आरएस पक्का, वो गलती से लिखा गया था। यहाँ पर बता, इसमें कैसे डिसाइड करें, ये इसमें कैसे डिसाइड करें? इसको पहले इसमें कन्वर्ट करें। अच्छा, ये शायद आप लोग ऑप्शन थे उस दिन, मैं आपको बता दूं, साइक्लोहेक्सेन में ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कार्बन से ऊपर है, तो जो ऊपर होता है और यहाँ पर भी ये ऊपर है, सेम दिशा में होता है, ये सी आइसोमर होता है, जानते हैं आप लोग? तो दोनों ही वेज लाइन है, दोनों ही क्या है बताओ? वेज लाइन पक्का। अब आपको बताना है कि इसका आरएस बताओ। इसमें अगर हम आरएस पूछे तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर मैं अभी क्वेश्चन आपसे इसका आरएस पूछूं तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन आपको जैसे इसमें पूछा जाए इसको आरएस के लिए इसमें कन्वर्ट कर लिया करो, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो आप आरएस बता देंगे। अब आप बता सकते हैं आरएस यहाँ पर। अच्छा, ये क्लोरीन का क्या है बताओ? 1 कार्बन, और इस क्लोरीन की 1 प्रियॉरिटी होगी, और इस कार्बन पर ऊपर का कार्बन 2 प्रियॉरिटी का, ये 3 प्रियॉरिटी, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 4 प्रियॉरिटी का। ये रास्ता कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ये एस और ये आर, ऊपर वाला 2R है, नीचे वाला क्या है? 3S पक्का। इसका नंबरिंग कहां से करें? आईयूपीएसी मेथड से, आर से, ये 2R और 3S नंबरिंग करें पक्का। मैं पूछूं इसका आर कॉन्फिगरेशन क्या होगा तो बताएंगे, ये आर कॉन्फिगरेशन क्या है, एस कॉन्फिगरेशन, इसको इसमें हमने उतारा तो बता दिया पक्का। इसमें बता देंगे बेटा आप। ये इस कार्बन पर, ये कार्बन पर ये बॉन्ड क्या है? ऊपर की तरफ है, और ये कार्बन पर बॉन्ड क्या है? नीचे है। इसका आरएस बताना होगा तो ये बना लेंगे पक्का। इसमें ये आर कॉन्फिगरेशन है, ये भी आर। अच्छा, हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 2 इंटरचेंज हो गए। कैसे 2 इंटरचेंज है? यहाँ पर एक तो ये ऊपर वाला कार्बन के स्थान नीचे आ गया, और ऊपर से वेज के स्थान पे क्या आ गया? डैश आ गया, तो 2 इंटरचेंज में कॉन्फिगरेशन सेम हो जाता है। ये आर होगा। अगर किसी को इसका आरएस पूछे तो शायद बच्चे बता नहीं पाते, गलत कर देते हैं। इसका आरएस पूछे तो बच्चे नहीं बता पाते।
इसका आरएस पूछे तो बच्चे नहीं बता पाते, यहाँ पर ये इसका आरएस नहीं बता पाते और इसकी आरएस में गलती होती है, ये गलती अब आपसे नहीं होगी। अब बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आप कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चंस हो जाएगा। तो बढ़िया हम लोग आरएस फिनिश, समझ में आया रोहित? ठीक है, गाली मत देना, है ना? मैं लेता नहीं हूँ, कोई कुछ भी मुझे देता है तो मैं लेता, और जब नहीं लूंगा तो वापस किसके पास चली जाएगी? हाँ, ये एक बार और बता। देखो यहाँ पर इसका फिर से बता दूं आपको। अच्छा, जब भी कभी भी चेयर फॉर्म में ये बॉन्ड ऐसे होंगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये एक्सियल है, ये क्या है? इक्वेटोरियल। इतना तो आपने पढ़ा होगा। इस कार्बन पर जो सीएल है वो ऊपर की तरफ है, ये कार्बन के लेवल है, कार्बन का लेवल है, इस कार्बन के लेवल से ये सीएल ऊपर है और इस कार्बन के लेवल से ये सीएल नीचे। ठीक है, तो यहाँ का ये बॉन्ड वेज हो गया, ये बॉन्ड क्या हो गया? डैश। ये आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये ऊपर की तरफ वेज बॉन्ड है, ये क्या है बताओ? डैश। तो हमने ये वेज बनाया और क्लॉकवाइज चलने पर डैश बना दिया, पक्का? तो अब इसका हमने आरएस डिसाइड कर लिया। इसमें प्रायोरिटी, ये कार्बन, ये पे, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये सीएल है और ये कार्बन। देखो इसके साथ एक सीएल अटैच है, ये सीएच है, ये सीएच2 है, तो सबसे अधिक महत्व किसका हो जाएगा? सीएल, वेज लाइन पर हो गया सीएल 1 महत्व का। फिर इस पर नीचे वाला जो ग्रुप होगा ये 2 महत्व का होगा और इधर जो सीएच2 ग्रुप होगा ये 3 महत्व का होगा और छिपा हुआ छुपे रुस्तम हाइड्रोजन 4 महत्व का होगा। 4 को ढकते हुए आप चलो, मुझे बता दो 4 को ढकते हुए चलो जल्दी से, कैसा मूवमेंट रहा बताओ? आर, पक्का? नेक्स्ट आ गया? और कोई डाउट किस? हाँ, हमें हमेशा मूवमेंट हमारा कैसे होना चाहिए? 1 से 2 और 2 से 3 बाई ढकिंग 4, बाई ढकिंग 4 मतलब 4 हम ढकते ही चले, कभी भी 1 से 3 नहीं मिलना चाहिए। 1 से 3 कभी भी नहीं आता। 1 से 3 आया तो गलत होगा। 1 से 4 को हमने ढक दिया तो 4 को इग्नोर कर दो। अभी और कोई डाउट? वापस बताओ, पक्का? श्योर? फिर से बताऊं, ये 1 आर नंबरिंग, अब इसकी आईयूपीएसी मेथड से नंबरिंग, ये तो मैंने ऐसे लिख रखा था, अब इसका आईयूपीएसी मेथड से नंबरिंग हमें पता चल गया, हमें पता चल गया बेटा, ये तो हमने प्रायोरिटी वाला नंबरिंग दिया था। अब इसका आपने आर निकाला, इसका एस निकाला, तो जब भी इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे आप, व्हेनेवर यू विल राइट द नेम, यहां पर लिखेंगे आप 1 आर और 2 एस, क्योंकि नंबरिंग में आर गेट प्रायोरिटी ओवर एस। अच्छा मैं आपसे बोलूं 1 आर 2 एस 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और मैं ऐसे लिखूं 1 एस 2 आर 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये दोनों नाम क्या होगा? ये सेम होगा, बल्कि ये नाम करेक्ट होगा, ये नाम क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, पक्का ना? चलो थोड़ा सा चर्चा इस पे अभी जारी रहेगी, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको? देखो आपके एग्जाम में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल क्वेश्चन, या तो ये पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, या तो इसका आरएस पूछ लेगा, या तो ये इसका आरएस पूछ लेगा, या तो इसका आरएस पूछ लेगा, है ना? या तो इसका आरएस पूछ लेगा, आप आरएस बता देंगे, आप बोलेगा कि आर पप्पू का कौन सा फोटो होगा। अब आपको पप्पू नहीं ढूंढना, तो 4 ऑप्शन में से 3 एस होंगे, एक क्या होगा? आर होगा, वही ढूंढना आपको, बाकी पप्पू को आप देखेंगे नहीं तो कहां पता कर पाएंगे, है ना? ठीक है, तो जैसे लिखिए एस आइबुप्रोफेन दवाई के नाम है। अब हमें क्या पता, अभी डॉक्टर तो हम बने नहीं, आइबुप्रोफेन के नाम क्या पता हमें, तो वो आरएस में से आपको 3 होंगे, वो एस होंगे और एक क्या होगा बताओ? आर। बाकी मतलब जो मैच करेगा कॉन्फिगरेशन से वही हम आंसर बता के चले आएंगे। ओके, तो ये हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन कठिन माना जाता है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, स्टार बना लीजिएगा, यहाँ पर गलतियां होती हैं हमसे आरएस डिसाइड करने में। ओके, यहाँ भी गलतियां होती हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। कौन सा बेटा? 4 और 5, यहाँ पर इसमें कोई पूछे काइडल एटम, अगर स्ट्रक्चर ऐसा बना है तो यहाँ काइडल एटम 0, यहाँ काइडल एटम 0, यहाँ पर काइडल एटम 1, जिसका आरएस होगा वही काइडल एटम होगा, ये 0। क्या बेटा? देखो स्यूडो हम तब कहा जाता है जब इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं करते, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा कुछ फिक्स ना हो, पता नहीं कौन किधर है, लोगों की डायरेक्शन फिक्स ना हो, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स कर दिया, तो जब डायरेक्शन फिक्स करके दे तब तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली जो है, और जब डायरेक्शन फिक्स ना हो तो ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हो जाएंगे, तो ऐसे इसको स्यूडो काइडल कार्बन कहते हैं। क्या बेटा? हटा दें? अच्छा जे नहीं करेगा, इनका कहने का मतलब मान लो ये डबल बॉन्ड जे ही ना करे, आप बोले हो तो चलो हम इस डबल बॉन्ड को मिटा देते हैं। केमिस्ट्री कहती है आओ लिख के सीखें, यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड बना दिया। अब आप बताओ बेटा, बताओ क्या सवाल, क्वेश्चन बताओ, आप क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर मिल जाएगा, पूछो। आप बताओ इसको स्यूडो काइडल कहेंगे? क्या ये कभी काइडल हो सकता है? क्या इसमें किसी ग्रुप के डायरेक्शन के बदलने से क्या है कभी काइडल हो सकता है? मतलब कोई काइडल कार्बन में पड़ोसी ग्रुपों को बदलने से अगर काइडल बने तभी तो उसको काइडल कहेंगे ना बेटा, ये जीवन में काइडल नहीं होगा, तो ऐसे कार्बन को एक काइडल कार्बन कहा जाता है, पक्का? चलिए एकदम स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, तो कंफ्यूजन लीस्ट होगा आपको। कंफ्यूजन तभी होता है जब हम स्टेटमेंट बेटा थोड़ा सा हम कुछ बोलें और आप स्टेटमेंट छूट जाए, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन देंगे तो उसको ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन देंगे तो ऐसा फोटो बना लीजिएगा। अच्छा स्टेबिलिटी चेक करना हो, स्टेबिलिटी चेक करना हो, ऐसा फोटो दिया हो तो ये बता देना, कॉन्फिगरेशन चेक करना हो तो ऐसा फोटो दिया हो तो ये, मतलब आप दोनों में से क्यों रिलेट करके जवाब दीजिएगा जिससे आप जवाब सही दे सके। रोहित भाई डाउट तो नहीं है? आप हमें बोलेंगे, याद रहेंगे हमेशा, कुछ यादें हमेशा याद रहती है, ठीक है? व्हाट इज एनेंशियमस? दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज होते हैं, दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव उनको एनेंशियमस कहा जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, जिसे देखो हमने यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव कह दिया ना, तो हमें नॉन सुपर इंपोजिबल बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्टिव होगा तो नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। किताब में बुक्स में जो डिफिनेशन लिखा है वो लिखा है स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर आर नोन एज, क्या कहेंगे बताओ? एनेंशियमस। अब देखो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कह दिया, मतलब इसके अंदर क्या क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है और साथ में मिरर इमेज भी है, पक्का? ये एग्जांपल इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जाए कौन सा आइसोमर्स है तो आप बता देंगे एनेंशियमस है, पक्का? क्योंकि ये भी ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव, मिरर इमेज है, या इस आप सुपर इंपोजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? नॉन सुपर इंपोज। अब इसके बारे में दो शब्द, इनको क्या कहते हैं? एक तो इनका नाम होता है एनेंशियमर, दूसरा इन्हें एंटीमर्स भी कहा जाता है, ठीक है? इन्हें एंटीपॉड्स भी कहा जाता है, इन्हें एंटीमॉर्फ भी कहा जाता है, इन्हें एनेंशियोमॉर्फ भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा फेमस नाम कौन सा इसमें बताओ? एनेंशियो मतलब अपोजिट, मर मींस रूप, स्टीरियो आइसोमर जो अपोजिट रूप हो बट ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा
अच्छा, इसमें अंतर क्या होता है? व्हाट इज इनके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टी, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ क्या होगा? इनके ये स्टोरी आइसोमर्स होंगे आपस में, ठीक है। ये दोनों ऑप्टिकली क्या होंगे? ये दोनों दूसरे पे नॉन सुपर इंपोज इमेज बनाएंगे, पक्का दोनों। अच्छा, इसमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होती है वो सेम होती है। बस क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH और OH के बीच का इंटरेक्शन सेम लेवल का होता है और यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, तो इनके डाइपोल मोमेंट है, पोलैरिटी है, सब कुछ सेम है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सब सेम है। अच्छा, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा वही मेल्टिंग पॉइंट इसका अगर 40 डिग्री है तो इसका भी क्या होगा 40। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम होने की वजह से जो दो कंपाउंड्स होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंशिएट सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? जानते हैं आप लोग क्या होता है? जैसे मान लो एक कंपाउंड ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 50 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग एक बी है जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और आपको एक जगह पे ये दोनों रखे गए हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं जनरली जो लैब में यूज होता है हमारे इंडिया में वो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। इसमें हम करते क्या है, ए और बी को एक साथ ले लेते हैं और फिर इन्हें हम एक डिवाइस में फिट करते हैं। एक इसे कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। क्या नाम है इसका? राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। एक रबर की कार्क होती है, यहाँ से पतली कैपिलरी निकली होती है, ये ग्लास की ट्यूब होती है और ये ग्लास की ट्यूब बीच में थोड़ी सी खोखली होती है इसे, जिसमें हम पानी वगैरह क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी यहाँ पर भर सकते हैं और इसको हम किसी न किसी दूसरे बर्तन में क्या करते हैं, इसे गिरा ओके यहाँ पर। और इसमें पानी इन करने का ये एक ऑप्शन होता है, ये पानी के आउट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम थर्मामीटर लगा देते हैं, उस थर्मामीटर से हम क्या चेक करते हैं बताओ, टेंपरेचर मॉनिटर करते रहते हैं। यहाँ पर इनको स्टैंड से फिट किए रहते हैं, इनको हीट करने के लिए यहाँ पर बर्नर होता है। जानते हैं आप लोग? अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट सेम है, अब किसी की बॉइलिंग पॉइंट 50 है, किसी के 100 है, तो हम इसे 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, 50, 55, 51, 52 पे, तो सारे जो ए होंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस रास्ते से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये माहौल, ये एरिया हम ठंडा रखते हैं, पानी ठंडा पानी को भेज करके यहाँ पर कंडेंस होकर वो लिक्विड के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट होंगे। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन टेक्निक होता है। तो जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होते हैं, इसलिए उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग नहीं कर पाते क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर के साथ हैं, सेम टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट होकर उधर जाएंगे। तो ये बातें मैंने आपको बताया आपको। अच्छा, इनके कॉन्फिगरेशन एक्जेक्टली अपोजिट होते हैं, मतलब इसके सेकंड कार्बन का जो भी कॉन्फिगरेशन होगा इसका सेकंड कार्बन में उसका उल्टा होगा, इसके थर्ड कार्बन का जो कॉन्फिगरेशन होगा इसका थर्ड कार्बन का उल्टा होगा। मतलब इसका सेकंड अगर आर कॉन्फिगरेशन का है तो इसका सेकंड एस होगा, इसका सेकंड जो है या थर्ड आर कॉन्फिगरेशन का होगा तो ये थर्ड क्या होगा एस। अगर इसका नाम कभी भी लिखेंगे तो लिखेंगे 2R लिखेंगे और इसका लिखेंगे 3R लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, ये 2S और क्या हो जाएगा, हाँ इराइथ्रोइसोमर्स। किधर कार्बन बढ़ा के, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे या बीच में, ये किसके साथ, इसी का, हाँ मिरर इमेज, ठीक है। बैठ जाइए, आप बताइए इनिशियल की डेफिनेशन क्या होती है? सीधा सीधा दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो और एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो उनको हम क्या कहेंगे बताओ, एनेंशियोमर पेयर। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं मुझे बताएं, यहाँ पर OH होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि बीच से आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर CHO नीचे CH2, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली क्या होगा एक्टिव। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज है, दे आर एनेंशियोमर। इराइथ्रो दो कार्डियल कार्बन के लिए प्रयोग होता है। इराइथ्रो दो से ज्यादा, क्योंकि दो कार्डियल कार्बन में सेम दिशा होगा या अपोजिट दिशा होगा, ऑप्शन तो आप बना ही सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इरिथ्रो बनाएंगे तो हो सकता है कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जैसे सारे कार्बन सेम दिशा में होंगे, अब यहाँ पर कोई भी दो कार्बन सेम दिशा में होंगे, तीसरे को अपोजिट करेंगे तो इसके थ्रियो एक तो बनेंगे नहीं, थ्रियो दो बनाएंगे आप, एक तो बीच से बनाएंगे एक तो किनारे से बनाएंगे, तो एक्जेक्टली थ्रियो किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पर थ्रियो आइसोमर का प्रयोग नहीं करते। थ्रियो इरिथ्रो कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पे कार्डियल कार्बन कितने प्रेजेंट हो, दो प्रेजेंट। बस बता आ गया। तो इनिशियल इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ क्या है। अच्छा, इसका टेम्परेचर जो होगा, जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा उसी टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा। मैं आपसे एक सवाल, बस इसमें एक अंतर होता है, एक प्रॉपर्टी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी में अंतर होता है। एक लाइट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है डेक्स्ट्रोटेटरी होता है, तो दूसरा हमेशा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है लिबरेटरी। एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होता है लिबो। इनिशियल में मात्र ही अंतर होता है बस, बस और कोई इनमें अंतर नहीं होता। ये आइसोमर सिर्फ लाइट के प्रति अंतर की वजह से है, इसलिए इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। आपस में क्या है, दूसरे के लाइट ऑप्टिक्स के प्रति इनमें डिफरेंस है। तो इनिशियल के बारे में कुछ लिखा गया है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल क्या है, इसके की पॉइंट्स मैंने लिखा है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, सब कुछ क्या होते हैं बताओ, सेम। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं नहीं लिखता तो भी आपको याद रहता। अगला, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कोई नहीं होगा तो उसको इनिशियल नहीं बोलेगा, याद रखेगा। दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं। अच्छा, दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक इनमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी, ये सब क्या होते हैं आपस में सेम होते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी में अंतर होता है कि बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डाइपोल मोमेंट न्यू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ये इफ वन इज क्या लिखेंगे, प्लस या डी आइसोमर, देन अदर बिकम्स माइनस या एल आइसोमर। अच्छा, एक और बात आपसे बता दूं, जैसे फ्यूचर में हमने इसका IUPAC नेम लिखा और IUPAC नेम लिखेंगे 2R3S234 टेट्रा ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या नाम लिखेंगे, 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हमने दिया 2S3S, सेम नाम लिखा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा 40 ही होगा। आया समझ में आपको? मैंने लिखा इसका अगर ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 30 डिग्री है, क्लॉकवाइज है, तो इसका क्या हो जाएगा -30। चाहे फोटो बना के लिखें या इसका नाम लिख करके लिखें, मेरे ख्याल से आप इसका जवाब दे देंगे ना आप लोग जवाब। चलिए, तो अब आप ये इनिशियल के बारे में समझ में आ गया आप लोग को। ये दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी वे केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है जो कि एक्जेक्टली जो कि ग्रुप पे डिपेंड करती है, परंतु एक आप केमिकल प्रॉपर्टी जो कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड करती है वो आपके लेवल पे नहीं है, तो वो डिफरेंट होती है, वो आपको जानना नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है कि डिफरेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्यों, व्हाई, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, दे हैव अपोजिट कॉन्फिगरेशन, इनके कॉन्फिगरेशन क्या होते हैं बताओ, अपोजिट होते हैं। मतलब पहले मॉलिक्यूल में अगर कार्बन कार्बन R है तो दूसरे में क्या होगा S, पहले में RR है तो दूसरे में, तीसरे में RR है तो तीसरे में SS, मतलब सेम नंबर। अगर इसका 2R है, 3R है, 4R है, इसमें क्या होगा 2S, 3S, 4S, एक्जेक्टली सेम नंबर कॉन्फिगरेशन। यहाँ पर क्या होगा, एक RRS है तो दूसरे का SSR। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है आपको बता दूं, ये पहचानने का तरीका भी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर अपोजिट कॉन्फिगरेशन नजर आए, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो वो इनेंशियोमर्स होते हैं। आया, तो मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनेंशियोमर्स
इनको पहचानने का तरीका याद रखना, पहला फर्स्ट ऑप्टिकली क्या होनी चाहिए, एक्टिव, दूसरा मिरर इमेज हो, मिरर इमेज हो जाए बस। या अच्छा मिरर इमेज आप हमेशा फिशर स्ट्रक्चर से बनाते हैं। मिरर इमेज किससे बनाते हैं, फिशर। फिशर बनाते वक्त याद रखिएगा कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप अगर पहले में ऊपर है तो दूसरे में नीचे नहीं होना चाहिए, उसको भी कहां बनाना है आपको, ऊपर ही बनाना। फिशर एक जैसा होना चाहिए, फिर गलती कभी नहीं होगी, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या आप चाहें तो इनके कॉन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए बताओ, अपोजिट कॉन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए, अपोजिट कॉन्फिगरेशन। अगर पहले वाले में आर कॉन्फिगरेशन है तो दूसरे में एस, पहले में आर है तो दूसरे में एस। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपोजिट कॉन्फिगरेशन के साथ है तो समझ जाना वो आपस में नहीं समझ। अगर आप फिशर नहीं बनाना चाहते, वेस्ट डेस्क दिया हुआ है तो डायरेक्टली किससे बता सकते हैं, अपोजिट कॉन्फिगरेशन से भी बता सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन, क्या हाँ बस वही बताने वाला। नेक्स्ट, अब अगर मान लो दो स्टीरियो आइसोमर्स, वो स्टीरियो आइसोमर तो है, स्टीरियो आइसोमर मतलब समझ है, इनका आईयूपीएसी नेम सेम है, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या स्टीरियो आइसोमर से ग्रुप के डायरेक्शन में अंतर। दो स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते उनको डायस्टीरियोमर कहा जाता है। मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब मिरर कोई से भी रख दो, जैसे यहाँ पर दोनों सेम दिशा में है, यहाँ अपोजिट दिशा में, तो ये डायस्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर के अंदर सिस ट्रांस भी होते हैं, जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ये भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये भी एक दूसरे पर मिरर इमेज नहीं है, तो इनको भी क्या कहते हैं हम लोग बताओ, एक मॉलिक्यूल के सिस और ट्रांस, एक ही मॉलिक्यूल के जो सिस और ट्रांस आइसोमर है, दे कैन आल्सो बी नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दे कैन आल्सो बी नोन एज डायस्टीरियोमर्स। इनके बीच में यहाँ पर भी देखें दोनों सेम दिशा में है, दोनों अपोजिट दिशा में है, इनको क्या बोलेंगे, डायस्टीरियम। यहाँ पर दोनों मिथाइल क्या है बताओ, सेम दिशा में है, एक मिथाइल वेज पर एक है डैश है, तो ये भी क्या कहलाएंगे आपस में, डायस्टीरियम। नेक्स्ट, डायस्टीरियम के बारे में कुछ प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर देख के बताएं। पहला इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, जनरल फार्मूला, सब कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट, अच्छा दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव, नहीं यहाँ पर ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में प्रेजेंट है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दूसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक एक्टिव हो गया दूसरा इनएक्टिव हो गया। यहाँ पर दोनों ही ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ऑप्टिकल रोटेशन से इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है कि दोनों ही इनएक्टिव हो सकता है दोनों ही क्या हो, एक्टिव हो सकता है एक इनएक्टिव हो और दूसरा क्या हो जाए एक्टिव, पक्का। नेक्स्ट, इसमें हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है स्लाइस कट सिमेट्री, कौन सी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर स्लाइस कट, और सेंटर ऑफ सिमेट्री कौन सी, ये डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, याद रखना। और जहाँ भी एक भी सिमेट्री हो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्ट। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, याद रखिएगा, और इसमें सबका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ओपन चेन कंपाउंड में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते, कभी भी मत देखिएगा। ओपन चेन नॉन प्लेनर सिस्टम हो, कौन सा हो, ओपन चेन नॉन प्लेनर सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं देखना। ये ओपन चेन प्लेनर सिस्टम, ये प्लेनर, ये क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, परंतु इसके एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे, ये थोड़े ऊपर और हल्के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। इसका सिर्फ एक आइसोमर्स होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप में से एक ग्रुप में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, वो स्टैगर्ड फॉर्म, और बाकी इसके जो गॉच फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है, स्क्यू फॉर्म है, किसी में भी इसमें नहीं होती। आया समझ में आपको, चलिए तो याद रखना यहाँ पर ये आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो जो मिरर इमेज ना होते हैं तो उनको अच्छा इनके इनके ऑप्टिकल रोटेशन में हो सकता है दोनों एक्टिव हो सकता है दोनों इनएक्टिव हो सकता है एक इनएक्टिव दूसरा क्या हो जाए एक्टिव, मतलब देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिवेशन विद डायस्टीरियोमरिज्म। नेक्स्ट, अच्छा इनमें दोनों ग्रुप सेम दिशा में है, इनमें दोनों ग्रुप अपोजिट हैं, इनमें दोनों ग्रुप सेम दिशा में है, दोनों अपोजिट हैं, तो इनके डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो ग्रुप पे निर्भर करती है, जो ग्रुप के ऊपर निर्भर करती है वो सेम होती है, लेकिन जो ग्रुप की दिशा पे निर्भर करती है वो क्या होती है, डिफरेंट। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, सेम, और कुछ डिफरेंट भी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ फिक्स आप नहीं कह सकते, ठीक है। डाइपोल शिफ्ट चेंज है, ग्रुप का डायरेक्शन सेम है, इस पे कुछ रिएक्शन कराओगे, इस पे कुछ नया बनेगा प्रोडक्ट, इस पे रिएक्शन कराओगे तो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होती है इनकी क्या होती है, डिफरेंट, लेकिन कुछ डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करती है, तो उसमें सेम बनते हैं प्रोडक्ट, पक्का। जैसे रेड फास्फोरस एचआई से रिएक्शन कराएं, इसका रेड फास्फोरस एचआई से रिएक्शन कराएं तो यहाँ भी ब्यूटेन यहाँ भी ब्यूटेन बनता है, तो कुछ सेम होता है कुछ क्या होता है डिफरेंट, तो इसलिए हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा इनमें कॉन्फिगरेशन में पार्शियल परिवर्तन होता है, अगर एक का कॉन्फिगरेशन सामने वाले इसके 2 का कॉन्फिगरेशन आर और सामने वाले का 2, यहाँ पर ये 2R है, यहाँ पर 2R है, यहाँ पर 3 वाला भी R है और यहाँ पर 3 वाला S है, तो एक कार्बन का कॉन्फिगरेशन यहाँ पर सेम है और एक का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब यार कॉन्फिगरेशन पार्शियली चेंजिंग, मतलब एक का RR है तो दूसरे का आर्यस, पक्का। तो इनके कॉन्फिगरेशन में पार्शियल परिवर्तन, यहाँ पर कॉन्फिगरेशन बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप कह सकते हैं यहाँ पर इस कार्बन पर क्लोरीन और हाइड्रोजन की डायरेक्शन सेम है सामने वाले से, और तो नीचे वाले कार्बन पर क्लोरीन हाइड्रोजन का डायरेक्शन क्या है बताओ, अपोजिट। सभी जब एक मॉलिक्यूल के सभी जीआई जो होते हैं वो आपस में उनको डायस्टीरियोमर कह सकते हैं। कन्फर्मर भी, नेक्स्ट सारे कन्फर्मर भी क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल के। इसमें बताया ये सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर दूसरे के क्या होंगे बताओ, डायस्टीरियोमर। तो ऐसे कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है कि सर ये सिस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, तो इनको भी डायस्टीरियोमर होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, ये डायस्टीरियोमर है कि इसी के दूसरे रूप का, ये डायस्टीरियोमर है किसी और का, ये आपस में डायस्टीरियोमर नहीं है, समझ में आ गया। अब कहीं से मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन डायस्टीरियोमर होने के लिए भी क्या होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर्स। ये थोड़ी सी सावधानी थी जो आपने देख ली, ओके। तो स्टीरियो आइसोमर डिफिनिशन हो गई, व्हिच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर आर नोन एज डायस्टीरियोमर। इनकी प्रॉपर्टी हमने लिखी है, जो समझाई है, जो लिखा था, अब आप चाहें तो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला, जो आपने बोला वही लिखा, दे हैव सेम एमएफ एसएफ, दे हैव स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर होते हैं, इसमें बोथ में ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड वन में ऑप्टिकली एक्टिव, वन में इनएक्टिव। There is no direct relation of optical rotation with diastereomerism। अच्छा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा जब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनको हम अलग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, सेम होती है, और एक मोस्ट काफी कुछ क्या होती है, डिफरेंट भी होती है, ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में फिक्स नहीं है। देयर कॉन्फिगरेशन पार्शियली चेंज, एक में अगर आरआर है तो दूसरे में क्या होता है, आरएस होता है या एसआर होता है, मतलब ठीक उल्टा, एक का तो सेम है दूसरा चेंज हो रहा है, पार्शियल चेंजिंग कॉन्फिगरेशन। इनको पहचानने का तरीका, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचानने का तरीका, सबसे पहले आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर्स हो, और दूसरा चेक करना है, याद रखना, कि नॉट मिरर इमेज, नो मिरर इमेज। लेकिन कभी-कभी हो सकता है आपको मिरर में चेक करने में प्रॉब्लम आ रही हो, मॉलिक्यूल को वेज फॉर्म में दिया हो, अलग-अलग फॉर्म में दिया हो, तो वहां पर आप चाहें तो कॉन्फिगरेशन चेक कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो दे है पार्शियल चेंज इन कॉन्फिगरेशन, पार्शियल चेंज इन कॉन्फिगरेशन। जैसे एक में अगर आरआर है तो दूसरे में आरएस या एसआर, और एक में आरआर है और तीसरे में क्या होना चाहिए, एसएसआर या एसआरएस एटसेट्रा। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी में एक ही टाइडल कार्बन हो, तो एक ही टाइडल कार्बन, इसमें कोई पार्शियल परिवर्तन कर सकते हैं?
या तो एक ही काइडल कार्बन होगा, या तो सेम कॉन्फिगरेशन का मॉलिक्यूल होगा या अपोजिट होगा। सेम कॉन्फिगरेशन का होगा तो आइडेंटिकल होगा, और अपोजिट होगा तो एनेंटियोमर्स हो जाएगा। मतलब किसी मॉलिक्यूल में एक ही काइडल कार्बन हो तो वो जीवन में डायस्टेरियोमर के रूप में नहीं पाया जाता। ए मॉलिक्यूल हैविंग सेम वन काइडल एटम नेवर एग्जिस्ट इन डायस्टेरियोमरिक फॉर्म। या किसी मॉलिक्यूल में एक ही काइडल कार्बन है तो उसका कभी भी डायस्टेरियोमर बनता नहीं है। तो सिंगल काइडल कंपाउंड नेवर फॉर्म डायस्टेरियोमर। लिख दो यहाँ पे नोट। मॉलिक्यूल थोड़ा कम हो गया आज। मॉलिक्यूल्स हैविंग सिंगल काइडल एटम, ठीक, शॉर्ट फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म आ गया क्या? अब मैं आपसे डरने लगा हूं आप लोग से ना। नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि इस बैच में वो हुआ जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। अच्छा, मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल काइडल एटम नेवर एग्जिस्ट इन डायस्टेरियोमर। मैंने खुद अर्जी दी है, अर्जी स्वीकार की है, और इसलिए मैं आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग पेयर। अब ये कुछ पेयर बना दिए, ठीक है, जिसमें पी और क्यू। पहले आप 1 मिनट, कभी भी आपको जब भी चेक करना हो तो सबसे पहले चेक कर लो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। ऊपर CH2 नीचे CH2H, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। अब टेंशन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो अब P और Q तो ये एक दूसरे के ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो P और Q आपस में एनेंटियोमर्स हो जाएं, पक्का। अच्छा, ऐसे R और S भी एक दूसरे के क्या है, एनेंटियोमर्स हो गए। ये सवाल आसान होगा, ये सवाल आसान है। तो जहां पर P और Q है, ये अरे मेरी बेटी ने आंसर लिख दिया, बेटी ने आंसर लिख दिया। अच्छा, वो भी 11th में है, हाँ 11th में है, तो उसने लगता है आंसर लिख दिया। तो जेई की प्रिपरेशन, तो पी और क्यू के बीच में उसको डॉक्टर नहीं बनना। मैंने कहा बेटा डॉक्टर बन जा, मैंने बोला था बिटिया हुई तो डॉक्टर बनेगी, लेकिन बोली मुझे नहीं बनना है। आप तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी लो अपनी जिंदगी, जो मन करे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी और क्यू क्या होंगे, एनेंटियोमर्स। आर और एस क्या होंगे, एनेंटियोमर्स। सही तो लिख रखा है, तो ठीक है। अच्छा, फिर पी और आर का रिलेशन, पी और एस का रिलेशन। एक सवाल करूं मैं आपसे, यहां पर हाउ मेनी एनेंटियोमरिक पेयर पॉसिबल। देखो ये सामने आंसर लिखा है, ये सेम चीज तो लिखा है, 2 पेयर। ये 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 2 पेयर एनेंटियोमर्स बनेंगे इसमें। हाउ मेनी डायस्टेरियोमरिक पेयर पॉसिबल। इस हाउ मेनी डायस्टेरियोमरिक पेयर, 1 मिनट, इस पी को आर से करो मैच, इस पी को एस के साथ लिखो तो भी डायस्टेरियोमर, इस क्यू को आर के साथ लिखो तो भी डायस्टेरियोमर, इस क्यू को एस के साथ लिखो तो भी डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमरिक पेयर 4। ये क्वेश्चन होगा टफ, दिस क्वेश्चन इज टफ क्वेश्चन, एकदम सही। नहीं, हाँ आपको सुनो, अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, 1 मिनट, या तो इनके कॉन्फिगरेशन लिख लो, इधर देखो, इसका कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2R 3R, 2R 3R, इसका आएगा SS, इसका आएगा RS, और इसका आएगा SR। तो जब कॉन्फिगरेशन एग्जैक्टली उल्टा हो रहा हो, RR और SS तो एनेंटियोमर्स, RS और SR तो एनेंटियोमर्स, समझ में आ गया। और जब पार्शियल चेंज हो तो डायस्टेरियोमर। तो एक कंपाउंड आप ऐसे बना सकते हैं, सारे बनाने की जरूरत नहीं है। जो इसका एक कंपाउंड P है वो RR है, S है, ये SS है, ये क्या है, RS है, ये क्या है, SR। अब आप मैच करो, पेयर बनाओ, इसके इसके साथ एनेंटियोमर, इसका इसके साथ डायस्टेरियोमर, इसका इसके साथ डायस्टेरियोमर, इसका इसके साथ डायस्टेरियोमर, इसका इसके साथ डायस्टेरियोमर। पक्का 4 पेयर। ये क्वेश्चन कठिन होता है डायस्टेरियोमर का, इसमें से इन क्वेश्चन पूछा जाए। पहले चेक करें, ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, पक्का। ये भी मिरर इमेज है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो कभी भी एनेंटियोमर्स नहीं होते। वो क्या होते हैं, नहीं डायस्टेरियोमर होने के लिए मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल। भाई इनमें क्या अंतर, भाई इनमें तो अंतर है, इनमें सब कुछ समान है, इनमें सब कुछ समान है, बस एक अंतर है, ये लाइट को दाहिने घुमाता है या बाएं घुमाता है, एक अंतर तो है ना, यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं। भाई नाम भी सेम, प्रॉपर्टी भी सेम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्शन सब कुछ सेम है, लाइट को भी ये भी नहीं घुमाता, वो भी नहीं घुमाता, तो सेम कहलाएंगे ना। तो दो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अगर मिरर इमेज होते हैं तो आइडेंटिकल होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विच आर मिरर इमेज, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल इफ मिरर इमेज विल बी आइडेंटिकल। पक्का शो हो गया। अब इसमें बता पीक्यू के बीच रिलेशन, एनेंटियोमर पेयर, ओके। पीआर डायस्टेरियोमर, पीएस डायस्टेरियोमर, क्यूआर डायस्टेरियोमर, क्यूएस आरएस क्या आइडेंटिकल, पक्का। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता, सी डबल जो सॉरी अब हो चुका है, इसलिए मैं इसको वापस छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये हो चुका है तो अब इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। 2 मिनट 1 मिनट और लगेगा। मैं आपसे इसमें पूछूं, ये सवाल, ये फोटो बना दो, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी एनेंटियोमर पेयर बनेंगे, बोलो। एक पेयर, कितने डायस्टेरियोमर बना लेंगे, हम बना लेंगे डायस्टेरियोमर पेयर। एक और सवाल मैं आपसे पूछूं, इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव, ये 2 ही तो एक्टिव है, 2 ही तो एक्टिव है, बाकी ये क्या है, इनएक्टिव। कितने इनएक्टिव हैं, ये दोनों सेम, ये बोथ आर सेम, तो एक। कितने मीजो हैं, एक। आया समझ में आपको। टोटल आइसोमर्स 3, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बोथ आर आइडेंटिकल या सेम। फिर से सुनो, टोटल आइसोमर्स में कितने, एक्टिव कितने, इनएक्टिव कितने, मीजो कितने, आया समझ में। इसी को बाद में फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, समझ में। 2 के पावर n-1 करके निकालते हैं फार्मूला, ऐसे यहां पर भी आप निकालेंगे, सब कुछ तो निकल, एक्टिव कितने, मीजो कितने। 2 घंटे लगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन ये जो मैंने पीछे लिख रखा, सुन लो, सेम क्वेश्चन जो पीछे लिखा है, इसको मैंने इसका स्ट्रक्चर बदल दिया, आप इसका क्या बना दो, फिशर बना दो, सेम आंसर है। मतलब पूछने का ये भी तरीका हो सकता है। तो इसी के साथ एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर क्या होता है, समाप्त होता है। यहां तक है, मुझे भेज दीजिएगा, मुझे याद है स्लाइड में लगाना 31 तक। इसके